जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे ERNA में बोले तो एग्जाम रिलेटेड न्यूज़ एनालिसिस गाइस, जिसमें हम लोग इंडियन एक्सप्रेस की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपके एग्जाम से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ वो न्यूज़ कवर अप करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हमारे आज के फर्स्ट आर्टिकल से। अरे बाप रे, उसके पहले मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, ही है PYQ, और इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलो देखते हैं हमारा क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क, इंडिया के डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी गई है और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट, ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में स्प्रेडेड है, 2 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर अप करता है। देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, कि पार्क के अंदर ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, किसी भी इंसान का हैबिटेशन नहीं है। इट इज वन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सो इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट है? कोड नीचे दिए गए कोड आपको यूज करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर पक्का देना है। तो चलो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट आर्टिकल के साथ गाइस, जो कि है स्टॉप क्रॉप बर्निंग नाउ। अब ये इमेज देख के आप समझ में आपको आया रहेगा कि हाँ, स्टबल बर्निंग की यहाँ पे बात हो रही है। तो जी हाँ, उसी की बात हो रही है। और गवर्नमेंट, सरकारें तो बोल बोल के एक्शंस ले लेके थक गई इस चीज पे कि क्या करे क्या नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट इसके सामने आ गई है, राइट। एंड सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को बोला है जो कि दिल्ली के अराउंड है। सो यहाँ पे इस मैप में आप देख सकते हो, मैंने जानबूझ के इस तरह का मैप लाया है ताकि आपको समझ में आए। देखो, ये रहा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, राइट, एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये स्टेट्स देख रहे हो आप यहाँ पे। सो इन्हीं से रिलेटेड है ये सारी की सारी चीजें। तो चलो देखते हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। उन्होंने बोला है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली टू इंश्योर दैट क्रॉप बर्निंग इज स्टॉप, कि आपने क्या करना है, ये जो तस्वीर में आप देख रहे हो ना, यहाँ पे इस तरह की बर्निंग जो है वो स्टॉप करनी है। अब ये बर्निंग ये लोग इसको क्यों जलाते सी, राबी एंड खारिफ सीजन के बीच में ये लोग इस क्रॉप को प्लांट करते हैं, पैडी को, राइट, एंड फिर इसको जला देते हैं ताकि न्यूली वो लोग सीड्स जो है वो सो कर सके, उसके रेसिड्यूज जो भी बचे हुए रहते उनको जलाते। लेकिन इस जलाने से फार्मर्स को क्या फायदा है कि एट अ टाइम उनकी फील्ड जो है वो क्लियर हो जाती है, बट उनकी फील्ड क्लियर होने के चक्कर में क्या होते जा रहा है, पॉल्यूशन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, राइट। एंड ये सिर्फ एक स्टेट में नहीं हो रहा है, कई स्टेट्स में हो रहा है जो दिल्ली के अराउंड है। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि गवर्नमेंट तो चीजें कर ही ली है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके बोला है कि जो लोकल SHO है, दैट इज स्टेशन हेड ऑफिसर, उसकी ये ड्यूटी रहेगी, वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, वो सुपरवाइज करेगा कि उसके एरिया में ये सारी चीजें नहीं हो, राइट। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से पॉल्यूशन का लेवल गाइस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। पर्टिकुलरली पैडी, इस टाइम पे जो पैडी का जो रेसिड्यूज रहता है उसको जो बर्न किया जाता है ना, उसकी वजह से ज्यादातर पॉल्यूशन हो रहा है। अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिकली स्टेट में, तो पंजाब को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल माना गया है इंस्टेड ऑफ हरियाणा या उत्तर प्रदेश। क्यों? क्योंकि हरियाणा में तो फिर भी बासमती राइस जो है ना, बासमती, उसको उगाया जाता है एंड उसके रेसिड्यूज जो है वो निकालना थोड़ा सा ईजी होता है, राइट। लेकिन जो पैडी इसको जो उगाते हैं ना, पैडी जो पंजाब में उगाई जा रही है, जबकि वहां पे कंज्यूम भी नहीं होती है, फिर भी उधर उगाई जा रही है, स्मगल करके भी लाई जा रही है, ताकि आप सोच नहीं पाओगे कि स्मगल करके भी दूसरे स्टेट से पंजाब में स्मगल करके भी ला रहे हैं, क्योंकि MSP इज हैपनिंग इन सच अ स्ट्रेंज वे, राइस ग्रोन इन यूपी इज स्मगल्ड इनटू पंजाब टू बी सोल्ड इन PDS एट हायर रेट्स, की यहाँ पे लाके उसको सेल कर दिया जाएगा। सो देखो, दिस इज द रीजन पैडी उगाने का, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है और इसको कंट्रोल में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अब इंटरवीन किया है एंड बोला है कि वेदर कंडीशंस इस वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है अराउंड दिल्ली, अफेक्ट्स द पॉल्यूशन लेवल एंड सो वी कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन वेदर कंडीशंस अलोन टू होप फॉर सम रिडेम्पशन। हम लोग सिर्फ वेदर कंडीशन के ऊपर बैठे नहीं रह सकते कि हाँ चलो वेदर ठीक होएगा तो सारी चीजें ठीक होगी, हमें हमारे साइड से भी क्या करना है, स्टेप्स उठाने होंगे। इट्स सेट रेसिडेंट्स ऑफ दिल्ली हैव बीन स्ट्रगलिंग विद हेल्थ इश्यूज बट बिकॉज दे डोंट सीम टू फाइंड अ सॉल्यूशन ईयर आफ्टर। हर साल ये प्रॉब्लम साल के इस समय में आती है और चली जाती है, राइट। कोई एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, सिर्फ समय कटता जा रहा है, एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है इन सारी चीजों को लेके। सुप्रीम कोर्ट का ये भी बोलना है कि जो वेहिकुलर पॉल्यूशन है उसको वो भी कंट्रीब्यूट करता है, एंड जो कि आपको पता है ऑड इवन स्कीम के बारे में मैंने आपको कल के पेपर में भी हमारे बताया था, राइट, कि दिल्ली गवर्नमेंट की जो ऑड इवन स्कीम है, सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि इट इज कॉलिंग इट अ ऑप्टिक, कि वो बस जस्ट एक ऑप्टिक है, उससे हम लोग कुछ ये नहीं कर सकते कि इतना % जो पॉल्यूशन है वो कम होगा या इतना % पॉल्यूशन कम नहीं होगा। लेकिन सोर्सेस की मानो तो
30% ऑफ पॉल्यूशन जो है वो वेहिक्यूलर एमिशन की वजह से होता है। सो कहीं ना कहीं इस चीज को वहां से कंप्लीट नियंत्रण में तो नहीं ला सकते, लेकिन थोड़ा बहुत तो चीजें हो सकती। एंड अगर मैं बात करूं कि फार्म फायर्स की, ठीक है, तो 40% ऑफ रिडक्शन देखा गया है। ओके, पंजाब एजी हाउएवर sought to point out that there was 40% रिडक्शन इन फार्म फायर। जब पूछा गया सुप्रीम कोर्ट में तो पंजाब के अटॉर्नी जनरल ने बोला कि 40% रिडक्शन फार्म फायर्स में कर दिया है। बट उसी के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे जज है उन्होंने बोला कि मैं खुद पंजाब गया था एंड मैं देख रहा हूँ लेफ्ट राइट दोनों साइड जो है वो इस तरह से फील्ड जो है वो जल रही है। तो किस तरह का 40% का रिडक्शन है और ये क्या है? जस्टिस कॉल expressed doubts and told the council that it cannot always be political battle, कि ये हमेशा political battle नहीं रह सकता, उसके ऊपर उठ के हमें भलाई के बारे में भी सोचना होगा। Everybody can't keep throwing up their hands, why can't you stop this fire? बहुत ज्यादा गुस्सा थे और उन्होंने ये भी बोला कि सब लोग हाथ क्यों उठा रहे हैं, डायरेक्टली इस फायर को रोको ना, इसको कंट्रोल में लाओ। तो ये सारी चीजें गाइस चल रही है। एट द सजेशन ऑफ कोर्ट अपॉइंटेड सीनियर एडवोकेट ने भी बोला द दिल्ली government to monitor and ensure that municipal solid waste is not burned in the city open as happens during this season। इस सीजन में म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है वो दिल्ली के शहर में ही बर्न किया जाता है। तो उन्होंने बोला कि यार इसको मत करो अब, ठीक है, सिटी में इसको बर्न मत करो। एंड उन्होंने दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी को भी बोला कि इमीडिएटली रिलीज करे डेटा फ्रॉम द स्टडी ऑफ रियल टाइम की फॉर एडवांस एयर पॉल्यूशन मैनेजमेंट इन दिल्ली। ओके, सो इस एयर पॉल्यूशन मैनेजमेंट को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। ये हम नेक्स्ट आर्टिकल में देखेंगे। यहाँ पे तो मैंने आपको बताया कि किस वजह से हो रहा है, क्या रीज़न है, पॉल्यूशन है, स्टेबल बर्निंग है एंड ये सारी चीज़ें, वेदर का इफेक्ट है। बट इसके ये तो हमने देख लिया कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बट ये होने की वजह से दिल्ली की जो जनता है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये हमारा ये आर्टिकल बता रहा है। देखो यहाँ पे ये पेज नंबर 2 पे हमारा आर्टिकल है। अच्छा आर्टिकल है, लॉन्ग क्यू स्ट्रेच स्टाफ इनसाइड अ क्लिनिक इन दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड एरिया। दिल्ली के मोस्ट पॉल्यूटेड एरिया के जो क्लिनिक है वो खच्चा खच पैक है। बोले तो जहां पे डॉक्टर्स नॉर्मली 80 से 100 पेशेंट्स देखते थे इन अ डे, वहां पे आज 150 से 160 पेशेंट्स देख रहे। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस एरिया की मुंडका इस एरिया की बात करूं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स टचिंग हजार्डियस लेवल ओवर 400 इन मुंडका एंड इंडस्ट्रियल नेबरहुड इन वेस्ट दिल्ली। ओके, एंड इतना ही नहीं, आप देख सकते हो AQI के बारे में मैंने आपको कल भी बोला था कि कितने से कितने में ये खराब होता है। देखो 101 से 300 तक ये पुअर है, 301 से 400 तक इट इज वेरी पुअर एंड 401 टू 450 इट इज सीवियर। तो सोचो ऑलरेडी सीवियर में चल रहे, अब भी कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा। एंड द क्राउड इनसाइड द मोहल्ला क्लिनिक हैज नाउ स्वेल्ड। बहुत सारे लोग वहां पे अचानक से एक साथ में आके बैठ रहे। पिछले हफ्ते से दिल्ली में डॉक्टर्स देख रहे हैं कि लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, सर्दी खांसी ये सारी चीजें हो रही है, ठीक है। एंड वही चीज यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक की जो डॉक्टर है, डॉक्टर नादर, उन्होंने भी बोला शी हैज लार्जली बीन स्टिकिंग टू सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट फॉर हर पेशेंट्स फॉर दोज हु हैविंग डिफिकल्टी ब्रीदिंग वी गिव, ठीक है, डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में, लंग्स में, राइट, रिलैक्सिंग द मसल्स इन द लंग एंड वाइडनिंग द एयरवेज। क्वाइट ऑब्वियस है ना, इस तरह का अगर पॉल्यूशन का लेवल रहेगा तो प्रॉब्लम क्यों नहीं आएगी। इतना ही नहीं गई सी, दो मेनी ऑफ देम आर एग्जिस्टिंग पेशेंट्स, बहुत सारे एग्जिस्टिंग पेशेंट्स है, बट अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स, डिजीजेस, ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। एंड न्यू पेशेंट्स हु आर कमिंग इन विथ फीवर, कोल्ड, कफ एंड ब्रीदिंग इश्यूज। कौन से इश्यूज हो रहे हैं? जो 150 से 160 लोग डेली बेसिस पे अब आ रहे हैं, उनको फीवर हो रहा है, कफ हो रहा है, कोल्ड, ब्रीदिंग इश्यूज हो रही है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। उन्होंने ये भी बोला कि जिनको हम दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं उनको हम दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते, नहीं तो हम 10 किलोमीटर्स अवे संजय गांधी हॉस्पिटल है वहां पे उनको रेफर कर देते हैं। ओके, एक पेशेंट तो उनके पास ऐसा आया था जो 12 ईयर्स का बच्चा था, राइट, उसकी मम्मी उसकी मदर ने डॉक्टर को बताया कि थोड़ा टाइम से ये बीमारी चल रहा है, 3-4 दिन से ये सोया नहीं है। सोचो, ही स्ट्रगलिंग टू स्लीप फ्रॉम पास्ट 3 to 4 days एंड उसके बाद भी उसको रिलीफ नहीं मिला है, राइट। सो दीज ऑल थिंग्स गाइज, देखो ये स्टेबल बर्निंग
एंड पॉल्यूशन एंड एमिशन एंड इन सारी चीजें तो एक साइड हो गई ना कॉइन की। एक साइड तो हमने देख लिया हमारे फर्स्ट आर्टिकल पे यहाँ पे कि किस वजह से, स्टबल बर्निंग की वजह से। लेकिन ये दूसरी साइड देखो ना, ये लंबी कतारें, ये लोग इतने ज्यादा अफेक्टेड, इतने ज्यादा बीमार। ये तो एक मोहल्ला क्लिनिक की बात है ना, कितने क्लिनिक्स है, कितने हॉस्पिटल्स है, सोचो वहां पे क्या हालत हो रही है। आपको पता है दिल्ली में बच्चों के स्कूल्स भी ऑनलाइन कर दिए गए, क्योंकि बच्चे नहीं जा सकते ना, इतने पॉल्यूशन में बाहर नहीं निकल सकते, वो बीमार पड़ जाएंगे, राइट। सो कमिंग बैक टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है ऑड इवन अगेन। इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, ये पेज नंबर 10 पे है। अच्छा आर्टिकल है, आप देख सकते हो ऑड इवन स्कीम के बारे में कि ऑड डेज पे ऑड गाड़ियां चलेगी विद रजिस्ट्रेशन नंबर एंड इवन डेज पे इवन रजिस्ट्रेशन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। ओके, इससे क्या होगा, ऑलमोस्ट 12 लाख कार्स को पर डे दिल्ली से बाहर रखा जाएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फायदा था। और ये भी देखा गया था कि 24 नहीं 41 पॉइंट से जो AQI है दिल्ली का वो लास्ट ईयर कम हुआ था बिकॉज ऑफ ऑड इवन स्कीम। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इसीलिए ऑड इवन स्कीम वापस से आ गई है। सो द स्कीम फ्रॉम November 13 डे आफ्टर दिवाली इज अ स्टेप दैट इज इन द राइट डायरेक्शन। ये सारी चीजें तो हमें पता है, हमें क्या नहीं पता। आप गवर्नमेंट विल हैव टू कोऑर्डिनेट विद अदर एनवायरमेंट बॉडीज जैसे कि NGT। जब ये पॉलिसी आई थी 2017 में तो एक डिसएग्रीमेंट हो गया था दिल्ली गवर्नमेंट एंड NGT के बीच में ओवर एग्जाम्पशन कि ऑड इवन स्कीम में जो 2 व्हीलर्स को और जो दूसरी गाड़ियों को थोड़ा बहुत एग्जाम्पशन दिया हुआ है ना, उसमें इन दोनों में डिसएग्रीमेंट हो गया था। लेकिन अब बोला जा रहा है कि आप लोगों को क्या करने का है, आप लोगों को कोऑर्डिनेट करना है और साथ में चलना है। द दिल्ली गवर्नमेंट हैज डन वेल टू इंक्रीज मेक पीपल्स लिव मोर The Delhi government has done well to increase cities bus fleet in past 5 years. Metro network has also expanded. Metro network expand की है, सिटी की बस फ्लीट जो है उसको ज़्यादा टाइम रिपीटेशंस में लगाया, राइट, और लोग इजीली कम्यूट कर सके डेली बेसिस के ऊपर, इसके लिए भी उन्होंने काम किया। एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी लोगों तक पहुंचाई हु यूज द मेट्रो। ये सारी चीज़ें इन सेवरल ऑफ दिल्ली नाउ मुंबई, सिर्फ दिल्ली नहीं मुंबई का भी जो एयर एपिसोड है वो धीरे धीरे करके जो है वो बिगड़ता जा रहा है। एंड जुडिशरी हैज नज्ड द अथॉरिटीज इनटू एक्शन। अब जुडिशरी ने क्या बोला, हमने फर्स्ट आर्टिकल में देखा कि SHO को इंचार्ज बनाओ और देखो जल रहा है जल रहा है जल रहा है। क्यों जल रहा है भाई, क्यों कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्यों ग्राउंड लेवल पे कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, क्यों उस चीज के ऊपर हम एक नियंत्रण, हम एक कंट्रोल नहीं ला पा रहे, राइट। अब सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ज्यादा इसके बारे में एग्रेसिव हो चुकी है कि ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, स्टॉप होनी चाहिए, नहीं तो एक्शंस लिए जाएंगे। फाइन, सो चलो चलते हम लोग हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, दैट इज डीप फेक चैलेंज। अब ये डीप फेक चैलेंज आप लोगों ने गाइस देखा रहेगा, अभी रिसेंटली फेक इमेजेस जो थी वो वायरल हुई थी रश्मिका जी की, राइट। सो इट वाज AI टूल से वो जनरेटेड इमेजेस थी, किसी का चेहरा किसी की बॉडी, राइट। इस तरह से ये फर्स्ट केस नहीं है, ये से पहले भी केसेस हो चुके हैं, बट रश्मिका जी हैज रिसेंटली गॉन वायरल ऑन सोशल मीडिया इस वीडियो के प्रॉब्लम की वजह से। एंड सच फेक वीडियोज एंड डीप फेक्स आर नोन एम्प्लॉय, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल टूल से ये सारी चीजें क्रिएट की जाती है, ऑडियोज हो, वीडियोज हो, और ये फिर ड्रास्टिकली क्या हो जाती है, स्प्रेड होते जा रही है। सो AI जहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं ना कि ये एक ब्लेसिंग है, बहुत अच्छी चीज है, हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, हम लोग AI के थ्रू बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये AI के कुछ साइड इफेक्ट्स भी है जो हमें देखने को मिल रहे हैं, राइट। ये सिर्फ रश्मिका जी के साथ ही नहीं हुआ है, देयर इज अ डीप फेक वीडियो ऑफ यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की, इनका भी एक डीप फेक वीडियो बनाया गया था आस्किंग हिज सोल्जर्स टू पुट डाउन देयर वेपन्स, कि वो अपने सोल्जर्स को क्या बोल रहे, बंदूकें नीचे, बंदूकें मतलब वेपन्स नीचे रखो। इस तरह से ये सारी चीजें वायरल हो रही है। अब ये एक ग्लोबल कंसर्न है, आप हमें समझना होगा कि ये कोई नेशनल या कोई रीजनल या सिर्फ AI कंसर्न नहीं है, AI तो हर जगह है, ये एक तरह से ग्लोबल कंसर्न है। सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग पूरी ओवरऑल पूरे के पूरे ग्लोब में क्या हो गए, कनेक्टेड हो गए ना। आज इंडिया में बैठा हुआ पर्सन US में बैठे हुए पर्सन से आराम से क्या कर सकता है, बातचीत कर सकता है, कनेक्टेड रह सकता है। वो जापान के साथ भी रह सकता है, रशिया के साथ भी रह सकता है। सो ग्लोबली हम आज के डेट में कनेक्टेड है, राइट। सो ये कंसर्न भी जो है ना, ये डीप फेक चैलेंज का, ये भी ग्लोबल लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा कंसर्न है, ग्लोबल लेवल पे इसके ऊपर स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं। तो सच कंसर्न्स वर एक्नॉलेज्ड बाय Bletchley Park in UK last week during the first AI safety summit। सोचो फर्स्ट, ये आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट AI सेफ्टी समिट हुई थी, कहाँ पे हुई थी, UK के ब्लेची पार्क में। ओके, सो द ब्लेची डिक्लेरेशन साइंड बाय 28 कंट्रीज, 28 कंट्रीज ने इसको साइन किया। एंड टॉप मोस्ट हमको देखना है US, UK, फ्रांस, चाइना, जापान एंड इंडिया।
नोटेड दैट द रिस्क स्टीमिंग फ्रॉम द कैपेबिलिटी, कि ये इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा रिस्क हो रही है, राइट, एंड कॉल्ड फॉर ग्लोबल एक्शन, कि ये सिंगल एक्शन नहीं भैया, इसके ऊपर ग्लोबल एक्शन भी लेना पड़ेगा, इसके ऊपर हमें सीरियस होना पड़ेगा। सो ऐसे ये एआई की सबमिट हुई थी। एंड न्यू स्टैंडर्ड्स फॉर एआई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में भी यहाँ पे बातचीत हुई थी। अब अगर हम लोग बात करें, इन इंडिया ट्राई हैड इन जुलाई आउटलाइन द ब्रॉड काउंटर्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कुड टेक। एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए। इट प्रपोज रिस्क मैट्रिक्स to classify AI use cases and also called for setting up a statutory authority, कि एक statutory authority हम लोग सेटअप करेंगे और मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी रहेगी उसको एडवाइस करने के लिए। तो द क्रिटिकल रोल हाउएवर इज दैट ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनी। सबसे ज्यादा क्रिटिकल रोल किसका आ जाता है इधर, टेक्नोलॉजी कंपनीज का आ जाता है। जैसे कि टेक मेजर सच एज अल्फाबेट, मेटा एंड ओपन एआई आर टेकिंग स्टेप्स सच एज वाटर मार्किंग एआई जनरेटेड कंटेंट, कि एआई जनरेटेड जो कंटेंट रहेगा ना उसके ऊपर वाटर मार्क रहेगा। आपने देखा रहेगा अगर आप किसी पेड वेबसाइट से इमेजेस डाउनलोड करते हो या उसको स्नैप भी करते हो, एनीवे किसी भी तरह से करते हो और उसके ऊपर अगर वाटर मार्क है तो वो दिख जाता है, राइट। वही वाटर मार्क बोल रहे हैं कि अब एआई जनरेटेड कंटेंट पे भी हम लोग यूज करेंगे, अलाउ करेंगे, ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर सके इस तरह के जो डीप फेक चैलेंजेस है, डीप फेक इमेजेस है, डीप फेक वीडियोस है, इसको क्या कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके। क्योंकि इतनी बारीकी से इसके ऊपर काम किया जाता है ना कि कोई बता ही नहीं सकता है भाई कि ये रियल है कि फेक है, राइट, क्योंकि ये एआई जनरेटेड होता है। सो ब्लेसिंग के साथ साथ ये भी है, बहुत ज्यादा रिस्क के साथ भी आता है। तो आपको डीप फेक चैलेंज के बारे में क्या लगता है और आपको क्या लगता है कि क्या एआई जो है वो आगे जाके खतरनाक हो सकता है, तो नीचे कमेंट करके गाइज मुझे जरूर बताना। तो चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है पेज नंबर 11 पे। अब देखो यहाँ पे मैं 2-3 चीजें आपको बता देती हूँ। इंडिया एंड यूएस के बीच में 2+2, अब ये 2+2 क्या है भैया, 2+2 ये है कि डिफेंस एंड एक्सटर्नल मिनिस्टर, ठीक है, हमारे डिफेंस एंड एक्सटर्नल मिनिस्टर जो कि है राजनाथ सिंह एंड एस जयशंकर जी, एंड उनके अमेरिकन काउंटर पार्ट्स जो कि है जे ऑस्टिन एंड एंटोनी जे ब्लिंकन, ये लोग मिलने वाले हैं, दे आर गोना अराइव। एंड इस बारे में इंडिया यूएस पार्टनरशिप के बारे में यहाँ पे बात होगी, किस तरह से इसको हम लोग और अच्छे से बढ़ा सकते हैं। एंड द एजेंडा ऑफ द करंट मीटिंग विल सीक टू बिल्ड अ प्रोग्रेस ऑलरेडी इन डिफेंस, डिप्लोमेसी एंड टेक्नोलॉजी। किस किस चीजों में, डिफेंस में, क्योंकि हमें क्या पूरे वर्ल्ड को पता चल चुका है कि डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग होना कितना ज्यादा जरूरी है। जो चीजें एक्सपेक्टेड नहीं थी वो चीजें देखने को मिल रही है, राइट। सो डिफेंस, डिप्लोमेसी एंड टेक्नोलॉजी के बारे में ये लोग बात करने वाले हैं। वाइल द वॉर्स इन गाजा एंड यूक्रेन आर करंट इश्यूज, वो तो रहने ही वाले। द मोर अबाइडिंग चैलेंज फॉर इन द इंडिया एंड यूएस रिलेट्स टू चाइना एंड इट्स विजनिस्ट ओरिएंटेशन। सो अब यहाँ पे एंट्री मारी है चाइना ने। अब जब चाइना ने एंट्री मारी ली है तो देख ही लेते कि क्या हो रहा है। देखो रिसेंटली आपको तो पता है चाइना का सिर्फ लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट ही नहीं है, सी डिस्प्यूट भी है। वो अपना कंप्लीट अधिकार समझता है साउथ चाइना सी पे, राइट, जिसकी वजह से साउथ चाइना सी के सराउंडिंग जो कंट्रीज है उनको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, उनके साथ चाइना की थोड़ी बहुत तशन जो है वो चलती है। सो रीसेंट डेवलपमेंट इन साउथ चाइना सी दैट हैव पिटेड फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस एंड चाइना के बीच में इश्यूज तो चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद जो 4 क्वाड नेशंस है एंड आसियान है, उनको कंसिडर किया जा रहा है कि आप लोग थोड़ा सा इस चीज में ध्यान दीजिए। साउथ चाइना बोल रही हूँ मैं भी, साउथ चाइना सी में जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ना, उसमें आपको भी एक कंसिडरेबल रेलेवेंस, एक कंसिडरेबल मैटर के हिसाब से ध्यान देना होगा। सो इट प्रपोज्ड क्वाड समिट इज कन्वीन्ड इन दिल्ली जनवरी 2024 में हमारा समिट हो गया। एंड द करंट 2+2 मीटिंग विल हैव टू एड्रेस अ प्रिकली नेटल, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा बात अभी करेंगे एंड बाद में जब ये सबमिट होगी हमारी क्वाड सबमिट, उस बारे में और ज्यादा डिस्कशन होगा। सो करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, मनीला अक्यूज नवंबर 2 को उन्होंने बोला कि साउथ चाइना सी में वापस से क्या हो रहा है, मचमच चालू हो गया। इलीगली एंटर किया फिलीपीन के नेवल वेसल ने, ये चाइना ने क्लेम कर दिया कि फिलीपीन के नेवल वेसल ने इलीगली एंटर कर दिया, ठीक है। and a water body that China has unilaterally included in its 10- line की, ये हमारी वाटर बॉडी उसमें फिलीपींस ने एंटर कर दिया। तो ये सारी चीजें तो चाइना और फिलीपींस के साथ तो चल ही रही है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, क्लेमेंट टू डिफरेंट सेक्टर्स
ऑफ साउथ चाइना सी इंक्लूड, कौन कौन इंक्लूड है? चाइना तो खुद है ही, ताइवान है, फिलीपींस है, वियतनाम है, ब्रुनेई है, मलेशिया है और इंडोनेशिया भी। करंट सिचुएशन की अगर बात करें तो एक्सिट और प्री मीडिएटेड डिजाइन यूएस कुड ऑल्सो बी ड्रॉन इनटू दिस डिस्प्यूट, यूएस भी इस डिस्प्यूट में शामिल हो सकता है। लेकिन सी जब डिस्प्यूट होता है ना वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होती है, डिस्प्यूट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट, और उस कॉन्फ्लिक्ट को कवर अप करने के लिए तो डिप्लोमेसी है। डिप्लोमेसी का क्या मतलब है कि हम चीजों को वॉर तक नहीं पहुंचने देते, राइट, हम बातचीत करते हैं, हम डिप्लोमेटिक तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। सो स्कोप फॉर कॉन्फ्लिक्ट तो है ही यहाँ पे, बट ये थोड़ा सा स्कैरी भी हो जाता है क्योंकि द ग्लोबल सिक्योरिटी सिनेरियो एंड अ यूएस चाइना वॉर वुड बी वेरी कॉस्टली फॉर द वर्ल्ड। ऑलरेडी हम लोग पैलेस्टीन इसराइल वॉर देख चुके, रशिया यूक्रेन वॉर देख चुके, और अब तीसरा देखने का बिल्कुल भी इच्छा किसी को भी नहीं है, राइट ना, उतनी कैपेसिटी है पूरे विश्व में कि यूएस और चाइना की वॉर को देख भी सके। सो वो द लास्ट डिकेड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इन फिलीपींस हैव रिजल्टेड इन मनीला विच वाज एन अलाई ऑफ यूएस ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। यूएस का अलाई था कोल्ड वॉर के टाइम पे मनीला, और अभी चीजें क्या हो रही है, चीजें चेंज हो रही है। जब अंडर प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर द फिलीपीन स्लोली डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम चाइना। जब से इनकी प्रेसिडेंटशिप शुरू हुई है ना, फिलीपींस चाइना से अपना थोड़ा क्या बढ़ाते जा रहा है, डिस्टेंस स्लोली बढ़ाते जा रहा है, एंड हैज रिवाइव्ड इट्स मिलिट्री ऑपरेशंस विद यूएस, एंड यूएस के करीब होते जा रहा है, इंक्लूडिंग जॉइंट नेवल एक्सरसाइज। इतना ही नहीं, जापान हैज आल्सो इंक्रीज्ड इट्स मिलिट्री एंगेजमेंट विद फिलीपीन, जापान ने भी मिलिट्री एंगेजमेंट अपनी इंक्रीज कर दी फिलीपींस के साथ, एंड हैज सप्लाइड 12 पेट्रोल वेसल्स टू मनीला जो कि है फिलीपींस। सो ये चीजें क्या कर रही है, ये एक सिंबॉलिक विजिट जापानीज पीएम की ब्रॉडर कर रही है जापानीज बिल्ड वेसल्स इन मनीला को, एंड एक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक चीजों की तरफ लेके जा रही है, रिट्राइटेड टोक्योस कमिटमेंट टू अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। ओके, तो ये सारी चीजें हैं साउथ चाइना सी एंड ऑल, बट क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये आता है कि हमारा इसमें क्या रोल है। तो इस यहाँ पे आके हम लोग देख सकते हैं इंडिया इज इन सिमिलर क्वांटम। और देखो चाइना तो भाई चाइना है ना, अगर आप चाइना के अगेंस्ट कुछ भी करने जाओगे ना तो वो और चीजें निकाल के बाहर लेके आता है। सी द डिलेमा फॉर चाइनाज इंटरक्लूडेशन इज द ट्रेड डिपेंडेंसी ऑन वन हैंड एंड द सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक डिसोनेंस ऑन द अदर। जैसे ऑस्ट्रेलिया विच पुश्ड बैक अगेंस्ट चाइनीज इंटरफेरेंस इन इट्स डोमेस्टिक पॉलिटिक्स वाज सब्जेक्टेड टू कॉस्टली ट्रेड बाइकॉट बाय बीजिंग। कि जब चाइनीज ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक पॉलिसीज में इंटरफेयर कर रहे थे एंड ऑस्ट्रेलिया ने चाइना को बोला गो बैक पुश्ड अवे, तो उसने क्या किया, उसने बाइकॉट कर दिया एंड रिजेक्ट कर दिया बहुत सारी चीजों को, राइट, कॉस्टली ट्रेड को बाइकॉट कर दिया बीजिंग ने। सो इस वजह से फोर्सिंग कैनबेरा टू रिपेयर इट्स टाइज विद चाइना। उस वजह से क्या हुआ कि कैनबेरा को, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया को, चाइना के साथ अपने टाइज वापस से रिपेयर करने पड़ गए। तो बोलते कि अगर तुम हमको इधर रोकोगे तो हम तुम्हारी दुखती नस पे हाथ रख देंगे। जैसे कि ट्रेड, कॉस्टली ट्रेड बाइकआउट कर दिया तो बस अब इनको वापस से उनके पास आना पड़ गया, रिपेयर करना पड़ गया रिलेशंस, राइट। तो फिलीपींस कुड फेस दिस डिलेमा एंड इंडिया इज इन अ सिमिलर कॉन्ट्रम। इंडिया भी एक सिमिलर कॉन्ट्रम में, एंड द गालवन सेटबैक has to be managed with huge trade deficit in China's favor. In both domains, Beijing remains intransigent. It is either Chinese way or the highway. बोलता है एक तो वो सुना है माई वे या स्काई वे, तो इधर इनका अलग चलता है, चाइनीज वे और हाईवे। एक तो चाइनीज तरीके से चलो या फिर हम लोग आपको बराबर से बताते हैं। ट्रेड में लोगों को टैकल किया जाता है, कंट्रीज को टैकल किया जाता है, ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। उस वजह से एक रिपेयर चाइना के साथ में बहुत सारी कंट्रीज को, फिलीपींस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनको करना पड़ जाता है क्योंकि इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट को नहीं झेल सकते। द मैरीटाइम डोमेन प्रोवाइड्स ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस टू डील विद चाइनीज। सो गाइज ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे कि किस तरह से ये सब होने वाला है। अब पॉइंट की बात यह है, एन इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन, इंडिया यूएस 2+2 मीटिंग विल बी क्रूशियल इन टेकिंग ऑन चाइनीज रिविजनिज्म। सो ये जो चाइनीज रिविजनिज्म चल रहा है ना, इसके बारे में क्या होने वाली है, गुफ्तगू होने वाली है, बातचीत होने वाली है, एंड द अल्टीमेट डिनाउंसमेंट ऑफ दिस यूएस चाइना contestation will be shaped by contour and content of bilateral relation that both these nations have with India and the current 2+2 meeting। कि किस तरह से इसको टैकल किया जाएगा, ये दोनों nations bilateral relations में अपने देखेंगे, करेंगे कुछ ना कुछ, राइट। सो ये सारी चीजें कुछ इंपॉर्टेंट पंक्चुएशंस मीटिंग लीड टू द कॉर्ड सबमिट के बारे में डिस्कस की जाएगी। ओके गाइज, सो आई होप ये आर्टिकल आप लोगों को पसंद आया होगा।
राइट। सो चलो नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हमारे चलते हैं, जो कि है पेज नंबर 17 में। ये बता रहा है कि रशिया से इंडिया ने जो ऑयल लिया था ना, इंडिया ने मतलब इंडियन रिफाइनरीज में, उसमें हमने $3.3 बिलियन सेव कर लिए फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 में। ये बता रहा है। आपको पता है इंडिया को बहुत ज्यादा चीजें सुनने को भी मिली थी जब इंडिया ने रशिया से ऑयल परचेस करना शुरू किया था उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि वो हमें डिस्काउंट दे रहे थे एट दैट टाइम जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था। देखो यहाँ पे अप्रैल, रशिया विच यूज टू बी अ मार्जिनल सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया बिफोर वॉर इन यूक्रेन वॉज न्यू दिल्लीज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ऑयल in September April, accounting for almost 39% of India's all over oil imports। देख रहे हो 39% रशिया से आ रहा है, फिर 20% इराक से, सऊदी से 14, यूएई से एंड देन यूएस से। सो ये हमें ग्राफ दिखा रहा है कि किस तरह से चीजें टैकल की जा रही है। इंडिया इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल। थर्ड लार्जेस्ट हम लोग क्रूड ऑयल के कंज्यूमर, मतलब कि हमें क्रूड ऑयल मांगता है। So over 85% of its requirement, crude oil also tops the list in India's merchandise imports by value। ये सारी चीजें हमें पता है। So the total value of India's oil import for the first 6 months of the ongoing financial year was इतना था। ये सारी चीजें हमने देखी। चलो हम लोग आगे चलते हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं इस आर्टिकल में से। So the overall scheme, in the overall scheme of India's foreign trade, $3.3 बिलियन में नॉट अपियर टू बी सिग्निफिकेंट अमाउंट। ये सिग्निफिकेंट अमाउंट अपियर नहीं होगी, बट द सेविंग्स आर सब्सटेंशियली फॉर द कंट्रीज मेजर ऑयल इंपोर्टर्स, जो कि इंडियन रिफाइनरीज जो है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है, नयारा एनर्जी, इन सारी लोगों को क्या मिला है? बहुत ज्यादा फायदा मिला, उनकी थोड़ी बहुत सेविंग हुई है इन सारी चीजों से। तो गवर्नमेंट रिलीजेस कमोडिटी वाइज एंड कंट्री वाइज ट्रेड डेटा विथ अ लैग एंड सो फार डेटा टिल सितंबर हैज बीन मेड अवेलेबल। तभी तक का डेटा अवेलेबल किया गया है। ओके, सो आपको ये समझना होगा। ये उसके बाद हमारे लिए ये जो चीज है ना, ये इंपॉर्टेंट है। सो द इफेक्टिव डिस्काउंट वेल सिग्निफिकेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडियाज रिफाइनरीज आर नॉट एज हाई what have been initially anticipated। इतना भी ज्यादा हाई नहीं था। रिलेटिवली हायर कॉस्ट फ्रेट एंड इंश्योरेंस फ्रॉम रशियन क्रूड एज कम्पेयर टू ऑयल फ्रॉम अदर सप्लाईज इज सीन एज मोस्ट लाइकली रीजन। कि उनके ऊपर ऑलरेडी क्या था, सैंक्शंस लगे हुए थे एंड इस तरह से था कि आपको ऑयल लेके भी आना है, मतलब रशिया को यहाँ तक पहुंचाना भी है एंड उसको इंश्योर भी करना है कि वो प्रॉपरली यहाँ तक पहुंच जाए। तो जितना हम लोगों को लग रहा था कि पैसे बच रहे, उतने पैसे बच नहीं रहे थे। दिस सजेस्ट दैट व्हाइल द डिस्काउंट्स माइट हैव बीन डीपर ऑन एक्चुअल प्राइस ऑफ ऑयल, द इफेक्टिव डिस्काउंट ऑन लैंडेड प्राइस विच इंक्लूड्स फ्रीट एंड इंश्योरेंस कॉस्ट वॉज मच लोअर। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे समझ में आया, नहीं आया तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना गाइस। एंड इतने ही आर्टिकल्स थे हमारे आज के सेशन में, हमारे आज के पेपर में। ओके, सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में पक्का देना। एंड अगर आपको करियर के किसी भी पड़ाव पे किसी भी तरह के गाइडेंस की जरूरत है तो आपको पता है हमारे पास अच्छे काउंसलर्स है, बेस्ट है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक एंड व्हाट्सएप चैनल का लिंक, ये दोनों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे आपको नोट्स भी मिलेंगे गाइस, तो जाके ज्वाइन पक्का कर लेना। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सो कल मिलते हैं हम लोग नए आर्टिकल्स के साथ। बाय एवरीवन, टेक केयर।